हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ। स्वागत करते हैं आप सभी प्यारे साथियों का। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगन के साथ में, ईमानदारी के साथ में कर रहे होंगे। आज की बात करते हैं तो ये जो हमारा लेक्चर है ये रहेगा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि बेसिक फंडे हमने जानने का प्रयास किया, यानी कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है और क्या होता है अर्थव्यवस्था का मतलब। इन दोनों के बीच में हमने बेसिक अंतर समझा, बेसिक हमने बातें पढ़ी इकोनॉमिक्स के बारे में। उसके बाद में जो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। वैसे तो अर्थव्यवस्था के काफी प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे पहला टाइप है उसको हमने पढ़ा, यानी कि अर्थव्यवस्था को हमने बांट रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के स्वामित्व के बेस पे हमने अर्थव्यवस्था को 3 टाइप से बांट रखा है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें हमने सबसे पहला प्रकार पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर हमने अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से बांट रखा है। एक होता है पूंजीवादी, दूसरा होता है समाजवादी, तीसरी बात करते हैं तो एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन 3 टाइप की अर्थव्यवस्था में बात करें तो हमने जो पढ़ा है अभी तक, हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। उसके बाद में आज हम कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ते हैं क्या मतलब बनता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का और क्या मतलब बनता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। सेकंड जो टाइप है मेरे पास वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशल इकोनॉमी। यदि किसी देश के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा है, उसका मतलब यह हुआ कि उस देश में रहेंगे जितने भी संसाधन, जितने भी रिसोर्सेज, तो उन संसाधनों पर अधिकार, कंट्रोल किसका होगा। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने जाना कि संसाधनों पर कंट्रोल होता है प्राइवेट सेक्टर का, यानी कि निजी व्यक्ति का होता है। तो वैसे ही जिस भी कंट्री के अंदर रहेगी समाजवादी अर्थव्यवस्था, वहां पर संसाधनों पर अधिकार होगा सरकार का, यानी कि गवर्नमेंट का। कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज, संसाधनों पर कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। यानी कि इस देश में, इस टाइप की अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन एक देश के पास होते हैं, उन सभी संसाधनों पर कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का, यानी कि सरकार का। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि इस टाइप की अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। सिद्धांत दिया गया एक व्यक्ति है जिनका नाम है कार्ल मार्क्स के द्वारा। इनकी बुक का नाम भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसको हम कहते हैं दास कैपिटल। दास कैपिटल बुक के माध्यम से इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिसको बोला गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, कोई भी जब नई चीज आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो पक्का होता है। तो जैसे हमने पढ़ा कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहां पर कंट्रोल जो होता है वो कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर का होता है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की डीमेरिट ये हो जाएगी कि वहां पे इनइक्वालिटी यानी कि असमानता बढ़ती है। अब असमानता बढ़ रही है तो हमको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक डीमेरिट मिल गया।
मतलब कि ऐसी कंट्री, ऐसा देश जहां पे है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो वहां पर होता क्या है कि गरीब व्यक्ति गरीब रह जाता है और अमीर व्यक्ति पैसे जोड़ जोड़ के और ज्यादा अमीर होता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश के अंदर एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन होती है उसका विकास नहीं हो पाता है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी क्या है कि संसाधनों पर कंट्रोल सरकार का हो। हम अक्सर सुनते हैं कि सरकार ने गरीब जनता के लिए सरकार ये योजना लेके आई है, गरीब जनता के लिए सरकार वो योजना लेके आई है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं तो एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसी तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी योजना आई मुख्यमंत्री आवास योजना। यानी कि जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों के लिए आवास प्रोवाइड करवाना, यानी कि शेल्टर प्रोवाइड करवाना, ये सरकार की कर्तव्य बनता है और सरकार उनको ऐसा करती भी है। एक आपने नाम सुना होगा पीडीएस प्रणाली, यानी कि इसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं, जिसके तहत गांव में शहरों में फ्री में राशन बांटा जाता है। जो बीपीएल कार्ड वाले होते हैं उनको फ्री में राशन मिलता है। तो ये राशन गरीबों को मिलता है क्योंकि गरीबों के पास में अपनी जमीन नहीं होती है, प्रॉपर्टी नहीं होती है, और जमीन नहीं है तो वो अनाज को नहीं उगा सकते हैं, तो फिर सरकार फ्री में उनको राशन बांटती है। तो हम कह सकते हैं कि सर जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था में जितने भी देश के पास में संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनके ऊपर कंट्रोल होता है सरकार का, और सरकार हमेशा काम करती है जनता की भलाई के लिए। तो मैं कह सकता हूं कि सर ये जो समाजवादी टाइप की अर्थव्यवस्था है, इसकी जरूरत तो पड़ती है, दुनिया में इसकी जरूरत तो पड़ती है, जरूरत महसूस हुई ताकि असमानता को, इनइक्वालिटी को दूर किया जा सके। अब उसके बाद में सवाल ये उठता है कि सर फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ऑब्जेक्टिव था कि भैया हमें करना क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट को अर्न करना है, पैसे को कमाना है, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचता है। तो वैसे ही यदि किसी कंट्री के अंदर, किसी देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो उसका फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मेन उद्देश्य क्या रहेगा। यह उद्देश्य भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसका उद्देश्य रहेगा कल्याणकारी स्टेट, यानी कि राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का। यानी कि कल्याणकारी राज्य को बोलते हैं वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना हम कह सकते हैं। क्योंकि यदि संसाधनों पर कंट्रोल सरकार का है, सरकार के पास में सारे संसाधन है, तो सरकार उन संसाधनों का प्रयोग तो करेगी, उनको प्रयोग करने के माध्यम से जनता का यहाँ पे कल्याण किया जाएगा, जनता का भला किया जाएगा। तो भारत देश के अंदर जो सरकारें बनती है, जनता वोटिंग करती है, वोटिंग के माध्यम से अपने टाइप की सरकार चुनती है। तो सरकार हमेशा लगी रहती है जनता की भलाई के लिए, जनता के काम के लिए। जैसे सरकार सैलरी देती है और रिटायरमेंट के बाद में सरकार पेंशन उपलब्ध करवाती है, या फिर जो तरह तरह के भत्ते मिलते हैं, कोई महंगाई भत्ता मिलता है, कोई बेरोजगारी भत्ता मिलता है, सरकार फ्री में राशन पानी बांटती है, सरकार फ्री में आपको स्वच्छ जल उपलब्ध करवाती है। जैसे दिल्ली सरकार है 200 यूनिट तक उसने फ्री में बिजली उपलब्ध करवाई है। स्कूलों का भी विकास हो रहा है, यहाँ पे शिक्षा के अंदर विकास किया जा रहा है। गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, ज्यादा फीस पे नहीं कर सकते हैं, तो इनके लिए सरकारी स्कूल काम करते हैं, अलग अलग संस्थाएं काम करती है। तो देश के अंदर विकास सरकारी करती है, सरकार डेवलपमेंट करती है देश का। ज्यादा कर बात करें तो सरकार गरीबों की हेल्प करती है, गरीबों की मदद करती है ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो। जैसे बात उठती है आरक्षण की, रिजर्वेशन की बात उठती है, तो जो एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, सरकार उनको आरक्षण देती है, रिजर्वेशन देती है ताकि उनका भी विकास हो सके, उनका भी सामाजिक विकास हो सके, उनका भी आर्थिक विकास हो सके। ठीक है, तो सरकार हमेशा काम करती है किसके लिए, वेलफेयर स्टेट के लिए, एक राज्य का कल्याण करने के लिए। राज्य का भला कब होगा, तब जब होगा जब राज्य की यानी कि देश की जनसंख्या का भला होगा, जनसंख्या का डेवलपमेंट होगा, जनसंख्या का विकास होगा, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जनता को न्याय मिलेगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि सर देश का विकास तो हो रहा है। क्योंकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये गवर्नमेंट का परम कर्तव्य बनता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो इसकी फिर डीमेरिट क्या हो जाएगी, डीमेरिट क्या हो जाएगी, डीमेरिट हो जाएगी इसकी कि अक्सर जिस भी देश के अंदर, जिस भी कंट्री के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो देश अक्सर डूब जाया करते हैं। तो अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं कि सर समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश के अंदर देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पाती है, देश ज्यादा तरक्की नहीं कर पाता है, आगे नहीं बढ़ पाती है।
क्योंकि सरकार हमेशा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में लगी रहती है, वो ना तो अधिक मात्रा में पैसा कमा पाती है। जैसे बात करते हैं कि मेरे पास में दो व्यक्ति है, एक प्राइवेट व्यक्ति है और एक सरकारी व्यक्ति है। अब आपको पता है कि इन दोनों व्यक्ति में से काम ज्यादा कौन करेगा? सिर्फ काम तो प्राइवेट व्यक्ति करेगा। पैसा ज्यादा मात्रा में कौन कमाएगा? सिर्फ पैसा तो प्राइवेट व्यक्ति कमाएगा। देश में नई नई टेक्नोलॉजी कौन लेके आएगा? सिर्फ प्राइवेट व्यक्ति लेके आएगा। तो सरकार जो होता है, कोई सरकारी कर्मचारी है, वो ना तो ज्यादा काम करता है और ना ही बात करते हैं तो देश के डेवलपमेंट में वो ज्यादा ना रोल प्ले कर पाता है। आप खुद भी समझदार है, खुद भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्राइवेट व्यक्ति ज्यादा काम करेगा या फिर गवर्नमेंट व्यक्ति ज्यादा काम करेगा, सरकार ज्यादा काम करेगी कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा काम करेगी। तो देश के विकास के अंदर बात करते हैं तो एक प्राइवेट व्यक्ति ज्यादा अधिक मात्रा में काम करता है, वही नई नई टेक्नोलॉजी देश के अंदर लेके आता है या फिर ज्यादा मात्रा में पैसा कमाने की सोचता है। और देश का विकास कब होगा? जब हमारे पास में, देश के पास में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसा आएगा। तो एक प्राइवेट व्यक्ति का मेन रोल रहता है देश को आगे बूस्टअप करने में। हमारे देश की बात करते हैं, हमारी कंट्री की बात करते हैं, तो जो बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस हुई, टाटा इंडस्ट्रीज हुई, तो जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो काफ़ी अहम रोल प्ले करती है देश को आगे लेके जाने में, रोजगार देने में, देश की गरीबी दूर करने में। तो आप कह सकते हैं कि भैया इसके अंदर ना, जिस भी कंट्री के अंदर संसाधनों पर कंट्रोल रहेगा सरकार का, तो सरकार हमेशा काम करती है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। तो इसमें देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है। जैसे मैं बात करता हूँ, आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा USSR, जिसको हिंदी में बोलते हैं सोवियत संघ। हिंदी में इसको सोवियत संघ कहा करते हैं आपा। तो ये जो आपका पहले देश था, आपको पता कि 1917 के अंदर जब होती है रूसी क्रांति, आपने पढ़ा भी होगा कि रूसी क्रांति 1970 में हुई थी लेनिन के टाइम में। 1917 से लेकर 1991 तक ये सोवियत संघ रहा। उसके बाद में 1991 की बात करता हूं मैं, तो यहां पर USSR सोवियत संघ 15 देशों में टूट जाता है, जिसमें से एक कंट्री रूस भी था, और दूसरी बात करते तो एक कंट्री जिसके साथ में अभी रूस की लड़ाई चल रही है वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये देश क्यों टूट गया। 1917 से लेकर 1991 के तक ये एक जो सोवियत संघ जिसको आप कहते हैं, ये यूनाइट था, लेकिन 1991 के अंदर जो सोवियत संघ है इसके टुकड़े हो जाते हैं, हिस्से हो जाते हैं, और इसके टूट के आपके 15 नए देश बन जाते हैं। ठीक है, यूक्रेन है, रूस है, तो काफ़ी ऐसे देश है, जैसे तुर्कमेनिस्तान है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है। तो ये कंट्री पहले USSR के हिस्सा हुआ करते थे। क्यों टूटे? क्योंकि उस देश के अंदर, USSR की बात करते हैं, इसमें थी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ये लोग हमेशा लोगों के कल्याण की बात करते थे, देश आगे नहीं बढ़ पाया, देश काफ़ी मंदी की मार से जूझ रहा था। इस कारण से फिर आगे जाके 1991 के अंदर ये देश 15 हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, तो ऐसा देश ज्यादा तरक्की नहीं कर पाता है। यदि आप एग्जाम्पल की बात करें कि हाल फिलहाल में ऐसा कौन सा देश है, कौन सी कंट्री जहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो क्यूबा इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। क्यूबा हुआ, इसके अलावा आज रूस की बात करते हैं तो रूस भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे करके चाइना की बात करते हैं, हालांकि चाइना अब इतना नहीं रहा है इस सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। और जिस भी देश के अंदर, जिस कंट्री में समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, वहाँ पर बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी भैया काफ़ी कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सर उस देश के अंदर लो टेक्नोलॉजी होगी, विज्ञान टेक्नोलॉजी बहुत कम आ पाएगी, लो इनोवेशन होगा, और लो ही क्या होगा, कंपटीशन होगा, बहुत कम कंपटीशन होगा, नवाचार, नए नए विचार कम आएंगे, टेक्नोलॉजी भी उस कंट्री के अंदर काफी ज्यादा कम होगी। ठीक है, क्योंकि जब सारी संसाधन ही सरकार के पास में है तो सरकार उन संसाधनों का प्रयोग अपने अकॉर्डिंग करने वाली है या फिर करेगी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तीसरे टाइप की जो अर्थव्यवस्था है, थर्ड टाइप की जो अर्थव्यवस्था है, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। इंग्लिश में इसको कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसमें क्या होगा कि सर मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर कंट्रोल किसका होगा, संसाधनों पर अधिकार किसका होगा, संसाधनों पर कंट्रोल होगा निजी व
निजी यानी कि प्राइवेट व गवर्नमेंट यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का। तो क्योंकि हमें पता लग चुका है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश के अंदर संसाधनों पर कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश के अंदर संसाधनों पर कंट्रोल सरकार का होता है, लेकिन जो तीसरी वाली टाइप आपकी यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं वहां पर उस देश में संसाधनों पर कंट्रोल निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का होता है। अब इसके यदि एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो दुनिया की तमाम कंट्री ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जिसके अंदर भारत भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो कभी आपसे एग्जाम के अंदर पूछे कि भारत में संसाधनों पर स्वामित्व के बेस पे किस टाइप की अर्थव्यवस्था है, तो आप जवाब कर सकते हो कि सर मिश्रित टाइप की अर्थव्यवस्था है। मिश्रित इसको क्यों बोला है, मिक्स्ड क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर हमने कंबाइन कर दिया किसको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया। पूंजीवादी में प्राइवेट सेक्टर था जबकि समाजवादी में सरकार थी। तो जब हमने प्राइवेट सेक्टर को और सरकार को दोनों को मिला दिया, यानी कि हमने पूंजीवादी को भी अपना लिया, हमने समाजवादी को अपना लिया, हमने दोनों को अपना लिया, क्योंकि पूंजीवादी की भी डीमेरिट थी और समाजवादी की भी डीमेरिट थी। तो इन डीमेरिट को देखते हुए, इन दोनों की डीमेरिट को देखते हुए हमने एक तीसरा चैप्टर अपनाया, एक तीसरे टाइप की अर्थव्यवस्था को हमने अपनाया जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी जिस भी कंट्री के अंदर रहेगी वहां पर क्या होगा, वहां पर जितने भी उस देश के संसाधन होंगे, रिसोर्सेज होंगे, उन पे कंट्रोल सरकार का भी होगा और प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र का भी होगा। अब समाजवादी की डीमेरिट ये थी कि जैसे आपने कभी पढ़ा हो कि 1930 के अंदर वैश्विक महामंदी आई थी। एक तो होती है मंदी और एक होती है महामंदी। महामंदी का मतलब ये होता है कि भैया मंदी आ चुकी है देश के अंदर, मतलब कि देश की सरकार के पास भी पैसा नहीं है और देश की जो जनता है उसके पास भी पैसा नहीं है। तो जब हम सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे देश के कल्याण के लिए, भले के लिए, हम यदि ज्यादा मात्रा में पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारे पास में फिर पैसा कहां से बचेगा। यदि आपके पास में प्रॉपर्टी है, आपके पास में पैसा है, यदि आप उसको दान देना शुरू कर देते हैं, पैसे को दान दोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जेब खाली हो जाएगी यदि आपने पैसा नहीं कमाया है तो वैसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार जनता के कल्याण के लिए काम करती है, अपने उनके पास में जितने भी संसाधन होते हैं उनको कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करती है। तो फिर इस टाइप की अर्थव्यवस्था के अंदर बात करते हैं आप तो मंदी का दौर आ जाता है, मतलब कि सरकार के पास भी पैसा नहीं बचता है और बात करें तो जनता के पास भी पैसा नहीं बचता है, तो फिर काम कैसे चलेगा। ठीक है, लेकिन जिस कंट्री के अंदर हो मिश्रित टाइप की अर्थव्यवस्था, दोनों टाइप की अर्थव्यवस्था है, मतलब कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और यहाँ पे सरकार भी काम करती है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जैसे भारत की एग्जांपल की बात करते हैं तो भारत में आप किसी स्कूल का एग्जांपल होगे तो स्कूल प्राइवेट भी होते हैं और स्कूल गवर्नमेंट भी होते हैं। यदि आप किसी कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी प्राइवेट भी होती है और कंपनी सरकारी भी होती है। बैंक की बात करें, बैंक प्राइवेट भी है, बैंक सरकारी भी है। यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी प्राइवेट भी है, यूनिवर्सिटी सरकारी भी है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि सर ऐसा देश, ऐसी कंट्री जहां पर संसाधनों पर कंट्रोल हो, प्राइवेट निजी का भी और सरकार का भी, उस टाइप को हम बोलते हैं मिश्रित टाइप की अर्थव्यवस्था। अब ऐसी अर्थव्यवस्था का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि सर यदि संसाधनों पर कंट्रोल सरकार का है तो सरकार काम करती है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। तो एक तो इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जबकि सेकंड उद्देश्य की यदि मैं बात करूं तो वो हो जाएगा प्रॉफिट अर्न करना, यानी कि लाभ अर्जित करना। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा मैंने, कि जिन जिन संसाधनों पर कंट्रोल है सरकार का तो सरकार काम करती है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, और जिन जिन संसाधनों पर कंट्रोल है प्राइवेट सेक्टर का तो प्राइवेट सेक्टर काम करता है लाभ अर्जित करने के लिए। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है मिश्रित टाइप की अर्थव्यवस्था का वो क्या होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी हो जाएगा और साथ में लाभ अर्जित करना भी हो जाएगा। उसके बाद में भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करूं मैं तो भारत देश वैसे तो आजाद होता है 1947 में, वैसे तो आजाद हुआ 1947 में, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत आर्थिक तौर पर आजाद कब होता है, भारत इकोनॉमिकली तौर पर आजाद कब होता है, आर्थिक तौर पर
आजाद हुआ, तो ये बात बहुत कम बच्चों को पता होती है, एग्जाम के अंदर पूछता भी है कि आर्थिक इकोनॉमिकली भारत देश आजाद कब हुआ। ये होता है 1991 के अंदर, 1991 के अंदर, क्योंकि 1991 के अंदर हमने एक कंसेप्ट को अपनाया जिसको बोलते हैं LPG का कंसेप्ट। एल मतलब कि उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, पी से था प्राइवेटाइजेशन, और जी से था ग्लोबलाइजेशन। जब हमने कंसेप्ट अपनाया LPG का, तब जाके देश आर्थिक तौर पर आजाद होता है। वैसे तो हमारी कंट्री के अंदर, हमारे देश में हमेशा से है मिक्स्ड इकोनॉमी, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। लेकिन यदि बात करूं मैं 1991 से पहले, 1991 से पहले बात करूं मैं, तो भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां थी, जितनी संस्थाएं थी, बैंक थे, वो क्या हो रहे थे, वो कन्वर्ट हो रहे थे। यानी कि आपने सुना होगा कि 1969 की बात करें, 1969 की बात करता हूं, तो इस टाइम पे इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अब सबसे पहले एक बात समझते हैं कि क्या होता है राष्ट्रीयकरण। क्या होता है राष्ट्रीयकरण, यानी कि नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन एक वर्ड ये है हमारे पास में। दूसरा वर्ड है प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि निजीकरण। इसका मतलब क्या बनता है, एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है इन दोनों वर्डों से। यदि मैं कहूं कि राष्ट्रीयकरण हो रहा है किसी चीज का, किसी कंपनी का, किसी फैक्ट्री का, किसी बैंक का, यदि हो रहा है राष्ट्रीयकरण, इसका मतलब ये बैठता है कि भाई वो चीज प्राइवेट से कन्वर्ट हो रही है, वो चीज, वो कंपनी प्राइवेट से कन्वर्ट हो रही है गवर्नमेंट में, सरकारी बन रही है। और यदि किसी चीज का हो रहा है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो कंपनी या फिर एनीथिंग एल्स पब्लिक से, यानी कि सार्वजनिक से कन्वर्ट हो रही है प्राइवेट में। अब सर इस बात का पता कैसे चलेगा कि कोई कंपनी है, वो कंपनी पहले प्राइवेट थी और प्राइवेट से वो कंपनी सरकारी हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, तो हमने कह दिया कि सर वो चीज, यानी कि उस कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। तो एक बात आपको जाननी है कि देखो, यदि किसी भी कंपनी की बात करूं मैं, कोई भी कंपनी है, यदि उस कंपनी के अंदर उसको स्थापित करने में लगा है 100 रुपया, 100 रुपए लगे हैं, और उस 100 रुपए में यदि सरकार की, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है 51%, 51% है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी है 49%, क्योंकि टोटल 100% हिस्सा लगा है। किसी भी कंपनी को बनने में यदि 100% हिस्सा लगा है, उसमें से यदि सरकार की भागीदारी है 51%, जबकि प्राइवेट सेक्टर की जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, कंट्रीब्यूशन है, वो है 49%। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनी कैसी है, सर ये कंपनी तो सरकारी हो जाएगी। कंपनी कैसी है, सरकारी है। और यदि इसका उल्टा हो जाए कि यदि हमारे पास में कोई कंपनी है, उस कंपनी का टोटल हिस्सा है 100%, और इस 100 में से प्राइवेट के पास में है 51% हिस्सेदारी, और सरकार के पास में, यानी कि गवर्नमेंट के पास में है 49% हिस्सेदारी। यदि हम इसका उल्टा कर देते हैं तो कंपनी कैसी है, सर कंपनी हो जाएगी प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। तो बेसिकली होता कुछ नहीं है। यदि मैं बोलूं कि राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब कि कोई भी कंपनी प्राइवेट से कन्वर्ट होगी सरकारी में, मतलब कि हिस्सेदारी में चेंज आया है। यदि सरकार की हिस्से 50% से सरकार की हिस्सेदारी बढ़ जाती है, ऊपर चली जाती है, तो हम कह सकते हैं कि सर वो कंपनी कैसी बन चुकी है, वो कंपनी सरकारी बन चुकी है। जैसे मैं कहूं आरबीआई का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आरबीआई आसान एग्जांपल है और सभी ने इसके बारे में सुना और पढ़ा होता है। यदि मैं आरबीआई की बात करूं, भारत के केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात करूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हम नॉर्मली पढ़ते हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1935 में होती है, 1935 में। जब आरबीआई बना, जब भारत का सेंट्रल बैंक बना, उस टाइम पे आरबीआई था एक प्राइवेट बैंक। आरबीआई था एक प्राइवेट बैंक। और अक्सर हम सुनते हैं कि सर 1 जनवरी 1949 को, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब कि आरबीआई प्राइवेट से कन्वर्ट हो गया था, प्राइवेट से कन्वर्ट हो गया था पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई के अंदर
जो पहले 1935 के समय में एक प्राइवेट बैंक था, ये बैंक 1949 में जाके कन्वर्ट हो जाता है एक पब्लिक सेक्टर के बैंक में, यानी कि सरकार के अधीन आ जाता है, मतलब कि सरकार की हिस्सेदारी बढ़ जाती है। और आज भी यदि मैं बात करता हूं तो सरकार की आरबीआई में हिस्सेदारी 100% है, यानी कि टोटली सरकार के अधीन काम करता है आरबीआई। ठीक है, तो वैसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। तो यदि कोई कंपनी प्राइवेट से सरकारी बनती है तो हम कहेंगे कि उस कंपनी का राष्ट्रीयकरण हुआ है, और यदि कोई कंपनी पब्लिक से सरकारी से कन्वर्ट होती है प्राइवेट सेक्टर में तो हम कह सकते हैं कि उस कंपनी का निजीकरण हुआ है। ये दो चीजें आपको हमेशा याद करनी है, ये दो जो आपकी डेफिनेशन बनती है मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब उसके बाद तो 1991 से पहले की बात करूं मैं, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब कि 14 बैंक प्राइवेट से सरकारी बन जाते हैं। उसके बाद में 1980 की बात करूं मैं तो यहां पर भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, मतलब 6 बैंक और प्राइवेट से सरकारी बन जाते हैं। 1949 की हमने बात की, 1949 के अंदर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1950 की बात करता हूं मैं तो 1950 में बैंक यानी कि जो आपका रेलवे है, रेलवे सेक्टर का राष्ट्रीयकरण होता है, रेलवे सरकार के अधीन आ जाती है। तो 1991 से पहले चीजें प्राइवेट से सरकारी बन रही थी, यानी कि यदि कोई वस्तु कोई कंपनी सरकार के अधीन आ जाती है तो फिर वहां पे कल्याण होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकार काम करती नहीं है। लेकिन मैं बात करूं 1991 के बाद, यदि मैं बात करूं 1991 के बाद की, इसके बाद में अक्सर आप सुनते हो कि अब जो आपकी कंपनियां हैं वो क्या हो रही है, वो सरकारी से प्राइवेट की तरफ कन्वर्ट हो रही है। आज भी आप सुनते हैं कि जो मोदी सरकार है वो लगातार देश की संपत्ति को बोलते हैं कि बेच रही है कंटिन्यूसली, यानी कि पब्लिक से प्राइवेट की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। मोदी सरकार जो काम कर रही है वो जो सार्वजनिक क्षेत्र है कि सरकार के दिन जो जो संसाधन है उन संसाधनों को सरकार बेच रही है, मतलब कि उनको प्राइवेट को सौंप रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमेशा काम करता है और प्राइवेट सेक्टर हमेशा यदि काम करेगा तो देश तरक्की करेगा, देश बूस्टअप तो हो जाएगा। ठीक है, तो 1991 से पहले भारत कुछ और था, उस टाइम पे पहले चीजें प्राइवेट से सरकारी हो रही थी। और 1991 के बाद की बात करता हूं तो अब क्या होता है, अब हमारा देश बूस्टअप कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम सरकारी सेक्टर से निकलकर प्राइवेट सेक्टर की तरफ में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके पीछे का रीजन रहने वाला है। तो आज हमने समाजवादी के बारे में पढ़ लिया है, मिश्रित के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की जो अर्थव्यवस्था है। यदि मैं सेकंड बेस की बात करूं तो उसे हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार के आधार पर, व्यापार के आधार पर मैंने अर्थव्यवस्था को दो टाइप से बांट रखा है। एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन को कहेंगे खुली अर्थव्यवस्था, बंद को क्लोज्ड को कहेंगे आप बंद अर्थव्यवस्था। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एग्जाम के अंदर पूछता है आपसे कि ओपन क्या होती है, ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, और क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। यदि बात करूं मैं ओपन इकोनॉमी का, और हमने पढ़ा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, व्यापार के आधार पर, तो यदि कोई भी कंट्री, कोई भी देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, यदि कोई भी देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो उसे हम कहेंगे खुली टाइप की अर्थव्यवस्था। इंपोर्ट को हम कहते हैं आयात करना और एक्सपोर्ट को हम कहते हैं निर्यात करना। और यदि बात करूं मैं क्लोज्ड इकोनॉमी की, तो ऐसे टाइप की इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, यानी कि आयात निर्यात नहीं होता है। इसका मतलब क्या बनता है? जैसे आज की बात करता हूं मैं, तो हम किसी भी सेल फोन को यूज कर रहे हैं, कोई लैपटॉप यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है, तो हो सकता है कि आपके पास में जो सेल फोन है वो यूएसए से आया हो, अमेरिका से आया हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका से आया हो सकता है किसी और देश का मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो।
लैपटॉप आपके पास में है तो हो सकता है कि वो लैपटॉप चाइना के अंदर बना हो या फिर किसी और देश के अंदर बना हो। आप कपड़े पहनते हो, शूज यूज करते हो, डेली लाइफ के अंदर आप जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि वो अपने देश के अंदर ही बने हो, आप किसी और देश में बनी हुई वस्तु भी यूज में लाते हो। तो वो वस्तु आपके पास में कैसे आई? वो वस्तु आपके पास में इसलिए आई क्योंकि भारत देश ट्रेड करता है, भारत देश व्यापार करता है। दूसरे देशों में जो वस्तु बनती है उनको हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि अपने देश के अंदर अपनी कंट्री में लेके आते हैं, और भारत देश में जो भी वस्तुएं बनती है उनको अपन एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि विदेशों में अपन को बेचते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर भारत जो कंट्री है वो ट्रेड करता है, व्यापार करता है। हमारा देश दूसरे देशों के साथ में व्यापार करता है, मतलब कि हमारे देश में जो वस्तु बनती है हम बाहर बेचते हैं, और दूसरे देशों में जो वस्तु बनती है और उसका अपन इंपोर्ट करते हैं, यानी कि उनको अपन यूज में लेके आते हैं। तो ऐसा कंट्री, ऐसा देश जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, व्यापार करे, उसको बोलते हैं कि ये देश है खुली अर्थव्यवस्था वाला देश। और ऐसा देश जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो, यानी कि वो देश ना व्यापार करे, यानी कि ना तो वो इंपोर्ट करे कोई सामान जो दूसरे देशों में बनता है उसको मंगवाए, और ना ही अपने देश का सामान बाहर बेचे, उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी वाला देश। तो आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जहां पर जिस भी देश की अर्थव्यवस्था में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यानी कि आयात निर्यात होता है, वो निम्न में से किस टाइप की अर्थव्यवस्था होती है? तो आपको जवाब करना पड़ेगा कि सर वो खुली टाइप की अर्थव्यवस्था होती है। अब उसके बाद में एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम्पल खुली अर्थव्यवस्था वाले देश तो सारे ही हैं। इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, चाइना हुआ, यूएसए हुआ। तो दुनिया के अंदर सारे के सारे देश किसी ना किसी चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए डिपेंड है एक दूसरे पर। तो हम कह सकते हैं कि सर लगभग देश ओपन इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं। वहीं पे यदि मैं क्लोज्ड इकोनॉमी के एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। ये नियर अबाउट क्लोज्ड इकोनॉमी है नॉर्थ कोरिया। एक तानाशाही डिक्टेटरशिप वाला देश है, किंग जोंग उन का नाम आपने सुना होगा, तो वो वहां के तानाशाह है। नॉर्थ कोरिया एग्जाम्पल हो सकता है, हालांकि ये भी डिपेंड रहता है, बट यदि बात करें तो ये है नियर अबाउट क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि नॉर्थ कोरिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है, उत्पादन करते हैं, वो रेयरली चांस है कि अपने देश में बनी हुई वस्तु को बाहर बेचे या फिर विदेशों में बनी हुई वस्तु को आप प्रयोग में लेके आए या फिर यूज करें। अब इसके अलावा बात करते हैं तो ओपन इकोनॉमी में एक पॉलिसी को फॉलो किया जाता है, पॉलिसी अपनाई जाती है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम जानते हैं ग्लोबलाइजेशन की नीति। ग्लोबलाइजेशन की नीति ग्लोबलाइजेशन को हम बोलते हैं भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण, या फिर इसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण। भूमंडल या फिर वैश्वीकरण इसको हम बोलते हैं। और क्लोज्ड इकोनॉमी जिस पॉलिसी को फॉलो किया जाता है, जो नीति अपनाई जाती है, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि संरक्षणवाद की नीति। संरक्षणवाद की नीति अपनाई जाती है। जैसे हम सबसे पहले पढ़ने का, जानने का प्रयास करते हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन का मतलब बनता क्या है, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, वैश्वीकरण क्या होता है। तो यदि एक देश की अर्थव्यवस्था, यदि एक देश की अर्थव्यवस्था अन्य देशों के साथ में काम करती है, व्यापार करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जुड़ी हुई होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वैश्वीकरण करना, ग्लोबलाइजेशन की नीति बोलते हैं। कि हमारा देश, हमारे देश की अर्थव्यवस्था ग्लोबलाइज्ड है, मतलब कि हमारा जो देश है, देश की जो बाउंड्री है, हमारा देश अन्य देशों के साथ में जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, व्यापार करता है। तो मैं कह सकता है कि हम अपनाते हैं ग्लोबलाइजेशन की नीति। और वहीं पे यदि कोई देश संरक्षणवाद की नीति को फॉलो करता है, अपनाता है, मतलब कि वो देश अपनी जो उसकी अर्थव्यवस्था होती है, उस देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, वो अपने देश की बाउंड्री के अंदर ही सीमित रखता है। यानी कि वो देश ना तो कहीं पे बाहर अपनी वस्तु को भेजता है और ना ही बाहर से वस्तु को मंगाता है, यानी कि ना इंपोर्ट करता है और ना ही एक्सपोर्ट करता है।
तो ऐसी कंट्री, ऐसा देश जो कि काम क्या करता है सर, जो काम करता है अपने देश के अंदर ही कि जितनी वो वस्तु का उत्पादन करेगा, जो वस्तु बनाएगा उसको देश के अंदर ही बेचेगा। उस देश की अर्थव्यवस्था है वो बाहर के देशों के साथ में नहीं जुड़ी हुई होती है, उसको बोलते हैं संरक्षणवाद की नीति। ठीक है, और जिस देश की अर्थव्यवस्था अन्य देशों के साथ में जुड़ी होती है उसको बोलते हैं भूमंडलीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन की नीति। ठीक है, तो नीति भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, एग्जाम्पल भी एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं, और आपसे पूछा भी जा सकता है कि जिस देश के अंदर जो कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है वो किस टाइप की अर्थव्यवस्था होती है, ओपन इकोनॉमी होती है, और वो कंट्री जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करती है उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ये पढ़े हमने दो टाइप। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि तीसरे टाइप की। इसमें जो तीसरा टाइप होता है उस तीसरे टाइप को बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, यानी कि आय के आधार पर, इनकम के बेस पे बांट रखा है अर्थव्यवस्था को। और ये बांटता है कौन? ये बांटता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक बांटता है। विश्व बैंक के द्वारा आय के बेस पर बांट रखा है देशों की अर्थव्यवस्था को। और वर्ल्ड बैंक बताता है पर कैपिटा इनकम, वर्ल्ड बैंक बताएगा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब यह होता है कि उस देश की, उस कंट्री की राष्ट्रीय आय कितनी है, देश एक साल में कितना कमा रहा है, देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कितनी है। यदि आप इसको डिवाइड कर दें जनसंख्या से, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, तो ये मतलब बनता है कि उसके अंदर, उस कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो इस बात को आपकी बड़ी गौर से, बड़ी ध्यान से समझना पड़ेगा कि प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर प्रति व्यक्ति आय हम उसे कहेंगे कि यदि किसी कंट्री की जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, जैसे एक परिवार की बात करता हूं, एक फैमिली की बात करते हैं, यदि एक फैमिली के अंदर बात करें कि एक फैमिली की एक मंथ की जो इनकम है वो है 10,000 रुपए, 10,000 है, और उस फैमिली के अंदर जो टोटल मेंबर्स है उनकी संख्या भी कितनी है, 10 है। तो यदि आपसे मैं कहूं कि यहां पे फिर प्रति व्यक्ति आय कितनी आएगी, मतलब कि एक व्यक्ति खाते में कितना पैसा आएगा, तो आप बता सकते हो कि सर यदि परिवार की आय 10,000 रुपए है और यदि उस परिवार के अंदर 10 लोग हैं, 10 मेंबर हैं, तो एक जीरो से हम एक जीरो को काट देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आय इनकम डिवाइड बाई हमने पॉपुलेशन फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो हमें पता लग जाएगा कि सर प्रति व्यक्ति आय 1,000 रुपए हो जाएगी। वैसे ही एक देश एक साल के अंदर जितना पैसा कमाता है उस पैसे को यदि आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे, जनसंख्या से भाग दे दे, तो हमें पता लग जाएगा कि एक व्यक्ति के खाते में कितना पैसा आएगा। तो इस बेस पे वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि आय के बेस पे अर्थव्यवस्था कैसे कैसे हम बांट सकते हैं। अगली बात आपको यह याद करनी है, अगली बात आप ये याद करोगे कि जिस मेथड का प्रयोग वर्ल्ड बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम के लिए जिस मेथड का यूज करता है उस मेथड को हम पढ़ते हैं एटलस मेथड। एटलस मेथड कहा करते हैं। और वर्ल्ड बैंक ने बांटा है 4 टाइप से। पहला टाइप ये हो जाएगा, पहले टाइप में हम कह सकते हैं कि सर एक वो देश होते हैं जो है उच्च इनकम, उच्च आय वाले देश, उच्च आय वाले देश, यानी कि ऐसी कंट्री जहां पर है हाई इनकम, हाई पर कैपिटा इनकम है, हाई इनकम है। एक देश वो है जो है उच्च मध्यम आय वाले देश, उच्च मध्यम आय वाले देश, यानी कि अपर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम वाले देश। या फिर तीसरा टाइप हो जाएगा निम्न मध्यम आय, निम्न मध्यम आय वाले देश, यानी कि लोअर मिडिल इनकम
या फिर कुछ कंट्री ऐसी होती है जो है निम्न आय वाले देश, निम्न आय वाले देश मतलब कि लो इनकम वाले देश। 4 टाइप से वर्ल्ड बैंक ने बांट रखा है। अब बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक है ये अमेरिका के अंदर, तो ये करता क्या है, ये प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई 1 जुलाई को रिपोर्ट जारी करता है और रिपोर्ट जारी करके बताता है कि भैया लो इनकम वाला देश कौन सा होगा, निम्न मध्यम आय वाला देश कौन सा होगा, उच्च मध्यम आय वाला देश कौन सा होगा या फिर उच्च आय वाला देश कौन सा हो जाएगा। तो इस बार जो बात करते तो 1 जुलाई 2022 जा चुका है। 1 जुलाई 2022 को वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके माध्यम से उसने बताया कि आय के बेस पे यानी कि इनकम के बेस पे हमने जो 4 वर्ड बनाए हैं इसके अंदर हमने कौन कौन से कितने पैसे को हमने शामिल किया है, कितनी हमने पर कैपिटा इनकम को शामिल किया है। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि देखो भाई, यदि डॉलर 1086 यदि इनकम एक व्यक्ति की इनकम डॉलर 1086 से कम हो, एक साल की यदि एक व्यक्ति की इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम 1086 डॉलर से यदि कम है तो उसको हम उस देश को हम कहेंगे कि वो है निम्न आय वाला देश यानी कि लो इनकम वाला देश। और यदि किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम डॉलर 1086 से डॉलर 4255 के बीच है, यदि किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम 1086 डॉलर से 4255 डॉलर के बीच है तो हम उसे कह सकते हैं कि सर वो देश है निम्न मध्यम आय वाला देश। और उसके अलावा यदि बात करें कि कोई कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम है डॉलर 4255 से डॉलर 13,205 तो उसको हम कह सकते हैं कि सर वो देश है अपर मिडल इनकम वाला देश। और यदि मैं बात करूं उच्च आय वाला, तो यदि किसी भी कंट्री की किसी देश की पर कैपिटा इनकम है डॉलर 13,205 से अधिक तो वो कंट्री हो जाएगी उच्च आय वाला देश यानी कि हाई इनकम वाला देश हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में यदि बात करते हैं इंडिया की बात करें, एग्जाम्पल ले हम इंडिया का कि भारत फिर किस श्रेणी में आता है। तो 1 जुलाई 2022 को जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट पेश की उसके द्वारा वर्ल्ड बैंक ने बताया कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो है डॉलर 2170 है। तो अब आप खुद देख सकते हो कि भारत जो है वो कहां पे बिलोंग करता है। तो 2170 किसके बीच में आएगा सर, 1086 और 4255 डॉलर है, इसके बीच में कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा आपका 2170 डॉलर। तो हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर क्या है, भारत क्या है निम्न मध्यम आय वाला देश हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से पूछ सकता है। SSC जेडी का जो एग्जाम हुआ था 2021 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत किस कैटेगरी में फॉलो करता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो भारत बिलोंग करेगा निम्न मध्यम आय वाला देश। भारत कहां जाएगा, निम्न मध्यम आय वाले देश की कैटेगरी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि जो भी कंट्री होती है निम्न मध्यम आय वाली वहां पर कैपिटा इनकम होती है डॉलर 1086 से डॉलर 4255। तो भारत के अंदर कितनी है, भारत में है सर 2170, यानी कि कहीं ना कहीं इनके बीच में बिलोंग करने वाला है। तो भारत इनकम के बेस पर किस कैटेगरी में शामिल होता है सर, भारत है निम्न मध्यम आय वाला देश है। तो आज की क्लास में बेसिकली बात करें तो हमने संसाधनों के स्वामित्व के बेस पे अर्थव्यवस्था के जो 3 टाइप थे उसमें पूंजीवादी हमने कल पढ़ा, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने आज पढ़ ली है। उसके बाद में सेकंड टाइप हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, तो हमने बांट रखा है ओपन इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी के बेस पे, ये हमने बात कर ली। और तीसरा टाइप हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, जो कि वर्ल्ड बैंक प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को रिपोर्ट जारी करता है और बताता है कि कौन सा देश किस कैटेगरी में फॉलो करता है। उच्च मध्यम यानी कि उच्च आय वाला देश कौन सा है, लोअर मिडिल आय वाला देश कौन सा है, अपर मिडिल वाला आय वाला देश कौन सा है, या फिर लो इनकम वाला देश कौन सा है। तो हमने भारत के संदर्भ में भी बात कर ली कि भारत इसमें किस कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।